हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि साहब हमारे ऊपर मेंटेनेंस का केस तो हो ही गया है, डीवी का केस भी हो गया है और 498 के केस के लिए उसने कंप्लेंट करी हुई है। दोस्तों, सबसे पहले आपने क्या करना है, इस कंप्लेंट को वहाँ कॉ सेल में, महिला सेल में, जहाँ भी आपका मीडिएशन के लिए आपको बुलाया गया है, जा करके इस कंप्लेंट को अच्छे से पढ़ो और देखो कि आपके ऊपर क्या क्या एलिगेशन लगाए गए हैं। अधिकतर मामलों में दोस्तों आपको कंप्लेंट की कॉपी तो दी नहीं जाती है और आप मांगते हैं तो आपको बोला जाता है कि आप आरटीआई से निकाल लो। तो ऐसे में कम से कम आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि मुझे पढ़वा तो दीजिए, तभी तो मैं अपना वर्जन दूंगा। जब मुझे पता ही नहीं है कि मेरे ऊपर आरोप क्या लगाए गए हैं तो मैं अपना बयान क्या दूं आपको। तो उस स्थिति में वो आपको पढ़वा देंगे। उसे पढ़ लीजिए, अपना फाइल नंबर वहाँ से ले लीजिए ताकि कल को आप आरटीआई लगा सकें। यानी वो कंप्लेंट की कॉपी हमें लेनी है, आरटीआई के थ्रू आपको मिलेगी। फॉर द टाइम बिंग आप उस कॉपी को पढ़ सकते हैं। उस कॉपी को पढ़ने के बाद जो भी एलिगेशन आपके ऊपर उसमें लगाए गए हैं उनके मार्फत आप वहाँ पे बयान दे सकते हैं कि सारे एलिगेशन झूठे हैं। अब मीडिएशन नाम की जो फॉर्मेलिटी होती है ये पूरी हो जाती है और 99% केसेज में आफ्टर मीडिएशन आपके ऊपर एक एफआईआर दर्ज हो जाती है। अब जब आपके ऊपर एफआईआर हो जाती है, उस एफआईआर को आप पढ़ते हैं, उसमें आपके अलावा आपके परिवार वालों के नाम होते हैं। तो अब यहां से मेन गेम स्टार्ट होता है कि आपको एक्चुअल में क्या करना है। आपके पास कुछ ऑप्शंस होते हैं जो मैं आपको बता देता हूं। कुछ मामलों में ऐसा होता है कि एफआईआर बहुत सिंपल होती है। जस्ट हम पुलिस से बात करते हैं और पुलिस को अपनी स्टोरी बताते हैं, कन्विंस करते हैं और पुलिस आपके परिवार वालों के नाम जो आपके ऊपर संगीन धाराएं होती हैं वो हटा देती है। आपको कुछ भी नहीं करना होता है, केवल पुलिस से बात करनी होती है। कुछ मामलों के अंदर जहां कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वहां पर आपको बेल लेने की जरूरत पड़ सकती है, जिसे एंटीसिपेटरी बेल कहते हैं, बट वो बहुत रेयर मामले होते हैं। इसके अलावा दोस्तों एक और ऑप्शन होता है कि एफआईआर होने के बाद आप अरेस्टिंग पर स्टे ले लें हाईकोर्ट जाके डायरेक्ट। वैसा भी आप कर सकते हैं, लेकिन ये भी बहुत रेयर केस में होता है। अधिकतर केसेज में इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं होती है। या फिर एक केस होता है जहां पर आप एफआईआर होते ही एफआईआर की क्वेश्चनिंग में जा सकते हैं। पर इसमें भी मेरी ओपिनियन यह है कि इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। पहले पुलिस के एंड पे जो रिलीफ मिल रहा है वो लो और उसके बाद आप क्वेश्चनिंग में जाओ। मतलब जब चार्जशीट फाइल हो जाएगी उसके बाद आप क्वेश्चनिंग में चले जाओ। तो कहने का मतलब ये कई सारे रास्ते हमारे पास उस समय पे होते हैं जब हमारे ऊपर एक एफआईआर दर्ज हो जाती है। अब दोस्तों सबसे बड़ी प्रॉब्लम वहां आती है जहां पे बंदा सैलरीड होता है या फिर जहां पर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है। कारण क्या है कि अगर आपके ऊपर कोई मेंटेनेंस बन गया और आपका कुछ एरियर इकट्ठा हो गया तो आपकी सैलरी को अटैच किया जा सकता है। आपकी सैलरी में से डायरेक्ट मेंटेनेंस की अमाउंट कट करके उसके अकाउंट में चली जाएगी। तो यहाँ पर आपके लिए दुविधा हो जाती है, क्योंकि अगर आपका अपना काम है तो आप अपने हिसाब से चीज़ों को चला सकते हो, बट अगर आप सैलरीड हो तो दिक्कत हो जाती है। इसके अतिरिक्त एक प्रश्न ये होता है कि साहब आज मेरी सैलरी अच्छी है, मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, मेरे को 1 लाख रुपये महीने की सैलरी आती है और मेरा 20,000 रुपये मेंटेनेंस बंधा हुआ है, लेकिन अभी मेरी जॉब जाने वाली है क्योंकि मैं उतना काम कर नहीं पा रहा हूँ या किसी को कोई मेडिकल इशू भी हो सकता है और उसके बाद हो सकता है कि मेरे को 30,000 की जॉब मिले या 40,000 की या 50,000 की, मुझे नहीं पता। लेकिन अगर मेरी सैलरी आधी रह जाती है तो भी क्या मुझे 20,000 रुपये ही देने होंगे? तो दोस्तों ऐसे में आपको वो ऑर्डर अमेंड कराना पड़ेगा। जैसे कि 125 सीआरपीसी में अगर ऑर्डर हुआ है तो आप 127 सीआरपीसी में एक एप्लीकेशन फाइल करेंगे। डेफिनेटली अब बीएनएसएस में सेक्शन चेंज हो चुके हैं, तो जो भी उसका रिलेवेंट सेक्शन होगा उसमें आप एक केस फाइल करेंगे और कोर्ट को बताएंगे कि परिस्थितियां चेंज हो चुकी हैं। और सिर्फ बताना नहीं है, उन परिस्थितियों के चेंज होने के एविडेंस भी आपको कोर्ट में देने पड़ेंगे। तो कोर्ट उस ऑर्डर को अमेंड करेगा और जब अमेंड ऑर्डर हो जाएगा उसके बाद आप उस अमेंडेड ऑर्डर के अकॉर्डिंग मेंटेनेंस देंगे। लेकिन अगर आप ऑर्डर को अमेंड नहीं कराते हैं तो फिर चाहे आपकी जॉब छूटी चाहे नहीं छूटी, चाहे जॉब बदली या नहीं बदली, सैलरी कम थी या ज़्यादा थी, आपको वही मेंटेनेंस देना पड़ेगा जो कि आपके ऊपर ऑर्डर हुआ है, वही ऑर्डर स्टैंड करता रहेगा। यानी यहाँ पर ऑर्डर को मॉडिफाई कराना बहुत जरूरी हो जाता है। बहुत से मामलों में लोगों का प्रश्न होता है कि साहब मैं अपनी तरफ से कौन सा केस कर सकता हूँ। देखिए वैसे तो चीज़ें टेक्निकल होती हैं और देखा जाता है हर एक मामले की परिस्थिति के अनुसार, लेकिन एक केस होता है डोमेस्टिक वायलेंस का जो आप हमेशा हर वक्त कर सकते हैं। क्योंकि डोमेस्टिक वायलेंस केस की खास बात यह है कि उसमें महिला को यह अधिकार दिया गया है कि वो जहां पर रहती है वहां से कर सकती है। अब आपके घर की 4 महिलाओं को अगर आपकी पत्नी ने परेशान किया है और वो चारों महिलाएं अलग अलग शहरों में रहती हैं, तो वो अपने अपने शहरों में रहते हुए अपने अपने शहर से उस पर केस फाइल कर सकती हैं और वो केस उन्हीं के प्लेस पे चलेगा। तो डोमेस्टिक वायलेंस का केस तो ऐसा है कि इसके बारे में तो आपको सोचना ही नहीं, क्योंकि डोमेस्टिक वायलेंस का जो दायरा है वो बहुत ब्रॉड है। उसमें केवल फिजिकल क्रूरल्टी नहीं, मानसिक क्रूरल्टी, इकोनॉमिक क्रूरल्टी या अन्य किसी प्रकार की क्रूरल्टी भी शामिल है। यानी इन शॉर्ट आप ये कह सकते हो कि जो भी घटनाएं हुई जिनकी वजह से उनको दिक्कत हुई, वो हर एक घटना को उसमें सम्मिलित किया जा सकता है। दूसरी बात, ये कंप्लेंट केस होता है तो इसकी प्रोसीजर भी बहुत सिंपल है कि आप केस फाइल करोगे, डीआई रिपोर्ट आएगी और 100% उस लड़की को समनिंग हो जाएगी।
तो जब 3 अलग अलग कोनों से उसके ऊपर केस जाएंगे तो उस पर प्रेशर पड़ेगा। ज़्यादा टेक्निकल काउंटर केसेज की अभी हम यहाँ बात इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो मामले की परिस्थितियों पर डिपेंड करता है। आपके पेपर देखकर, आपके पूरे मामले को समझ करके देखा जाता है कि आपका कौन सा लीगल राइट बनता है। लेकिन अगर आपके ऊपर झूठे मामले दर्ज किए गए हैं तो डीवी केस का राइट हर एक व्यक्ति को है। अब मेरे ये समझ में नहीं आता कि आप किस चीज़ का वेट करते हो। डीवी का केस तो ऐसा केस होता है कि इतना सिंपल केस है, वो तो आपको फाइल कर ही देना चाहिए। एटलीस्ट कम से कम उन्हें रियलाइज तो हो कि लीगल राइट और लोगों के पास भी हैं। दोस्तों, हमारे खुद के ऐसे कई सारे मामले हैं जिनमें लड़की कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रही है और कई कई सालों से डीवी के केस पति की तरफ से भी डले हैं, मतलब पति के घर वाले जो हैं, जो मदर है, सिस्टर है, उन्होंने डाले हुए हैं और उसमें भी लड़की आ रही है। तो कहीं ना कहीं मामला फिर भी बैलेंस रहता है, वो एकदम से एक्सट्रीम लेवल पे नहीं जाता। अगर आपकी तरफ से कुछ है ही नहीं फिर तो वो केवल एक्सट्रीम बात करेंगे। आज अगर वो बात करते हैं सेटलमेंट की तो हम कम से कम उन्हें मना तो कर सकते हैं, क्योंकि हमारे भी 2 केस चल रहे हैं, तो खत्म उनको वो 2 केस भी कराने जो हमारी तरफ से हैं। तो वो लोग भी बोलें या ना बोलें लेकिन फंसा हुआ तो महसूस वो भी करते हैं। तो इसलिए आपको अपने अधिकारों का समय रहते उपयोग करना। अब ये नहीं करना कि सेपरेशन को हो गए 3 साल, अब तो आप सोच रहे हैं मैं क्या करूं, तो फिर बर्बाद हो जाओगे, कोई भी ऑप्शन हाथ में नहीं रहेगा। तो इसलिए अपने लीगल राइट का भी उपयोग करना है और आपके ऊपर जो झूठे केस किए गए हैं पैरेलली आपको उनको भी डील करना है। उनके डिफेंस में भी किसी प्रकार की लापरवाही नहीं बरतनी है। और एक और बात मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि वीडियो मिक्सचर है, लोगों के साथ जो समस्याएं आ रही है उन पर, बहुत से लोग होते हैं उनके अकॉर्डिंग वो अपने काउंटर केस बनाते हैं। साहब मेरा तो डिफेमेशन हुआ। कैसे हुआ? क्योंकि पत्नी ने मेरे ऊपर झूठा केस किया, जजमेंट आ गया झूठे केस का। नहीं साहब अभी तो शुरू हुआ, तो डिफेमेशन कहाँ से हो गया? कहने का मतलब अगर कोई व्यक्ति आपके ऊपर केस कर रहा है वो डिफेमेशन नहीं है। केस साबित हो जाता है अगर आपके फेवर में और उसमें कोई ऐसी बातें लिखी हुई आ जाती हैं तो वो डिफेमेशन है। इवन उसके बाद भी कई बार कोई डिफेमेशन मानने से मना कर देता है। तो आप लोग गलत फहमियों में जीते हैं। इन गलत फहमियों में केस करोगे तो केवल आपका पैसा बर्बाद होगा, दूसरे पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो केस कर रहे हो तो पहले देखो कि केस के जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो सेटिस्फाई हो भी रहे हैं या नहीं। डिफेमेशन को पढ़िए कितना ब्रॉड है, ठीक है। तो अगर खाली आपके ऊपर किसी ने एफआईआर करा दी, 125 से डीवी करा दिया, तो इट इज़ नॉट अ डिफेमेशन। अब आपका ये कहने से खाली कि झूठा है डिफेमेशन नहीं हो जाता, वो आपको साबित करना पड़ेगा। तो अगर आपके पास कोई ऐसा पुख्ता मटेरियल है जो डिफेमेशन के इंग्रेडिएंट्स को सेटिस्फाई कर रहा है, फिर तो आप डिफेमेशन के केस में जाओ। और ये केवल एक उदाहरण बता रहा हूँ डिफेमेशन का, ऐसा कोई भी केस हो सकता है। डिफेमेशन हो सकता है, परजरी का केस हो सकता है, चोरी का केस हो सकता है, कोई भी केस हो सकता है। अगर उस केस के इंग्रेडिएंट्स ही आपके पास नहीं है और आप अननेसेसरी जा रहे हैं तो आपका समय खराब होगा, दूसरे पे कोई प्रेशर नहीं पड़ने वाला, क्योंकि आपका केस जब आप फाइल करोगे उसका नोटिस उनके पास जाएगा, वो भी तो किसी को दिखाएंगे ना। जिस वकील साहब को दिखाएंगे कह रहे ये तो कुछ भी नहीं है, इसमें तो कुछ होना ही नहीं है, और हो सकता है उसकी क्वेश्चनिंग हो जाए क्योंकि उसके इंग्रेडिएंट सेटिस्फाई नहीं हो रहे हैं, तो उल्टा आपको एक और धक्का लगेगा। इसलिए काउंटर केस करने तो जरूर हैं लेकिन बहुत सोच विचार के करने, समझ के करने। 420, 406 कोई सा भी आप काउंटर केस कर रहे हैं उसके सारे इंग्रेडिएंट सेटिस्फाई होने चाहिए, केवल तभी आप उन केसेस को लेकर के आइए। और सिंपल केस मैंने आपको बता दिया, डोमेस्टिक वायलेंस का केस, जो आप हर परिस्थिति में फाइल कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।